ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम, है मैम ना। कल बायोमोलिक्यूल्स अगर हुआ तो। क्या बेटा आकृति? मैम बायोमोलिक्यूल्स अगर स्टार्ट हुआ तो कल से होगा या आज से होगा? एक सेकंड, सॉरी, नहीं कल है उनकी क्लास, वो डोंट टेल आर गली, कल है उनकी क्लास, कल से होगा। ओके वैसे मैम। तो मैं उनको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा रही थी, बट उनका एग्जाम में आने वाला है ना, तुम्हारे सबका एग्जाम में आने वाला बायोमोलिक्यूल, तो फिर आई थॉट कि वही करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो मैं बता दूंगी, तुम सबको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा, उसकी तुम टेंशन ना लो। या तो मैं मंडे को लूंगी एक्स्ट्रा क्लास या ट्यूसडे को लूंगी, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, डोंट वरी, है ना। प्रॉपर मैं लिंक शेयर करूंगी तुम्हारे साथ। ओके, बच्चे देखो, डीएनएफ लोग ना बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, पता है ना तुम सबको। देखो, इसमें क्या होता है ना, तुम जैसे तुम्हारे अब एग्जाम में भी आने वाला है ये चैप्टर, सबको आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। हाँ, तो तुम्हारे ये एग्जाम में भी आने वाला है, वो तो ठीक है, वो तुम कर लोगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर मैं बात करूं जेई कैटलिस्ट या सॉरी कैटलिस्ट कह रहे हैं हम, सो सॉरी, जेई नीट हो गया जैसे, या सीयूईटी हो गया, तो वहां पे डीएनएफ लोग के बच्चे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, और 2 क्वेश्चन यानी कि बच्चे 8 नंबर, है ना, 2 क्वेश्चन यानी कि तुम्हारे 8 मार्क, है ना। तो ना इस चैप्टर को ना, जैसे मैंने आपको बोला था कि कोऑर्डिनेशन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल था, समझने वाला चैप्टर था, है ना। और अगर तुम्हें कोऑर्डिनेशन आ गया बच्चे, तो डीएनएफ ब्लॉक भी आराम से कर लोगे। हाँ, लेकिन डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं और कंपेयर करूं कोऑर्डिनेशन से, उससे इजी है, और थोड़ा क्रैमिंग वाला पोर्शन ज्यादा है डीएनएफ ब्लॉक में। तो जैसे जैसे मैं आपको जो जो बताती जाऊंगी ना कि बच्चे ये तो रटना ही पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा, तो वो तुम्हें करना ही पड़ेगा लर्न, है ना, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो चीज तुम्हें लर्न करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। ओके, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आयनिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, फिर हम स्टेबिलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज तो नहीं होगा इतना सारा, तो आज तो हमारा फर्स्ट डे है, तो देखते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे आज स्टडी करनी है। देखो बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हारा ये आता है, जब तुम कोई भी इनऑर्गेनिक का बेसिकली एस पी डी ब्लॉक कोई भी पढ़ते हो तुम, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, है ना। जैसे कि एस और एस ब्लॉक आप 11th क्लास में पढ़ते थे, पी ब्लॉक आपका वैसे तो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, लेकिन पी ब्लॉक भी आप स्टडी करते हो, है ना। डी ब्लॉक जो है एस और पी के बीच में आता है, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा, डी ब्लॉक जो है एस और पी के बीच में आता है, ठीक है। और जो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज है वो बीच की है, मतलब एस और पी के बीच में है, ठीक है। इसलिए डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है बच्चे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ये आप पढ़ते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इसलिए बोला जाता है, इनको ट्रांजिशन बोला जाता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने आपको लास्ट टाइम जब मैंने आपको कोऑर्डिनेशन का लास्ट लेक्चर आपका था, तो मैंने आपको कहा था कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सबको याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर प्लस उनके जो नेम है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 3D सीरीज है फर्स्ट वाली, ये नीचे वाली 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, 6D सीरीज है। मेन जो हम ज्यादा बात करते हैं ना, वो करते हैं 3D 4D और 5D सीरीज की, क्योंकि 6D सीरीज बेसिकली इनकम्प्लीट है ना, तो इसलिए हम 3D 4D 5D सीरीज पे फोकस करते हैं, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो 4D और 5D में ये लेंथनम के बाद ना, देखो अगर आपको दिख रहा है, अगर मैं पेन का कलर चेंज करूं, तो अगर आपको दिख रहा है तो 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ गया, देख पा रहे हो सब, 57 के बाद डायरेक्ट एटॉमिक नंबर 72 आ गया, और यहाँ पे 89 के बाद 104 आ गया है, यानी कि क्या है, लेंथनम और बच्चे एक्टिनम है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, लेंथनम और एक्टिनम है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, लेकिन जो लेंथेनॉइड्स की और लेंथनम और एक्टिनियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ मिसमैच होती है, मिसमैच हो रही हैं, तो इस वजह से क्या है, लेंथनम और एक्टिनियम की अलग से सीरीज बना दी गई है, जिनको आप क्या बोलते हो? इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हो, या एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हो, जो हम डी ब्लॉक के बाद पढ़ने वाले हैं, जो हम डी ब्लॉक के बाद पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। तो अभी ना मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे याद रखना है। तो हमारा जो मेन है वो 3D सीरीज को तो ध्यान रखना ही रखना है, हमें 3D सीरीज को तो ध्यान रखना ही रखना है। कैसे ध्यान रखोगे बच्चे, देखो कैसे याद रखोगे, पहले तो मैं सबके नाम बोल देती हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। अब इसकी देख लो निमोनिक, आपको अलग अलग मिल जाएंगे, आप जरूरी नहीं है कि मेरी वाली फॉलो करो। अगर आपको पहले से ही कोई और आती है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चलना। कहीं मैं अलग बताऊं आपने कोई अलग कर रखी है तो दोनों मिक्सअप हो जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने कर रखी है लर्न, जो मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ, देख लो एक बार। स्कैंडियम, तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद निक्कर, कुर्ता, जीन्स पहन ली। फिर बोलूं एक बार, स्कैंडियम, तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद निक्कर, कुर्ता, जीन्स पहन ली, ठीक है। तो कैसे याद रखना है बच्चे, स्कैंडियम तेरी विदाई करके, स्कैंडियम मतलब SC, स्कैंडियम का सिंबल है, तेरी मतलब टाइटेनियम, विदाई मतलब वेनेडियम, करके यानी क्रोमियम, मैं यानी मैग्नीज, फ्री हो गया आयरन, को आप बोल सकते हो गया को आप ऐसे याद रख सकते हो, कोबाल्ट, निक्कर, निक्कर यानी निकल, कुर्ता यानी कॉपर, जीन्स पहन ली यानी कि जिंक, ठीक है। ये वाली चीज बोलो जल्दी, ये वाली चीज ठीक है। तो मैंने, अगर आप भूल भी जाओ तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है और आपके नोट्स में भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई इससे पहले आपने कोई कर रखा है तो आप वो वाला कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है, बस आनी चाहिए। ये मेरे को 10th क्लास में मेरी मैम ने बताया था, ये 10th क्लास में मुझे मेरी मैम ने बताया था, तो अभी तक वो याद है वो चीज, तो तुम्हें भी याद रहेगी, है ना। क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार बच्चे पढ़ते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में रह जाता है काफी टाइम तक, है ना। चलो ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर आप मुझसे ये पूछो कि मैम 4D और 5D सीरीज को नहीं करना क्या, तो ठीक है, अगर याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उसकी भी बता देती हूँ तुम्हें ट्रिक, एक बार देख लो। देखो ना इसका कैसे करोगे मैं बताती हूँ। यहाँ पे आओ, स्कैंडियम वाले पे आओ। स्कैंडियम, स्कैंडियम या टर्बियम लेंथनम को बोल दो, इसको वाली जो ये वाली सीरीज है फर्स्ट वाले, सपोज ये 3 to 12 है इसका ग्रुप, तो 3 वाले ग्रुप के एलिमेंट्स को नीचे याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, मेन आप याद रखना बस स्कैंडियम के नीचे यटरबियम आता है बस। उसके बाद जो 4th ग्रुप का है टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे आता है टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम। इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बना रखी, इसको मैं ऐसे याद करती हूँ, टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम, ठीक है। ये ऐसी याद हो जाए, एक रिदम सी नहीं बन रही, टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम, है ना। इसको कैसे कर रखा है 5th ग्रुप वाले को, वी नोबिता, ये तो इजी है। वेनेडियम तुम्हें पता है, वी नोबिता, देखते हो ना तुम डोरेमोन, ठीक है। उसके बाद 6 वाले ग्रुप को कैसे करोगे, ये भी मैंने ऐसे कर रखा है, मेनली मैंने ऐसे कर रखे हैं, बिल्कुल एक रिदम सी बन रही है। क्रोमियम, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन, खत्म। क्रोमियम, मोलिबेल्डियम, टंगस्टन, खत्म, है ना। उसके बाद देखो बच्चे 7th ग्रुप पे मैग्नीज, टीसी, टीसी क्या टेक्टिनियम है, री क्या रेनियम, इसको कैसे करोगे देखो इधर, मांजा, मांजा, टीना चावला रे, नाम है टीना, मेरे मुझे जिन्होंने सिखाया था ना उनकी कजन का नाम था टीना चावला, है ना, तभी उन्होंने बोला। तो मान जा टीना चावला रे, मान जा टीना चावला रे। आगे 8th ग्रुप में देखो, आयरन रूट गया ओसम, ये तो मैंने आई थिंक आपको पहले बताया था, आयरन रूट गया ओसम, भैया रूट गया, बहुत मजे वाली बात हो गई, आयरन रूट गया ओसम। 9, जो मैं बोल रही हूँ ना अगर आपको सही लग रहा है, अगर लर्न नहीं है तो लिख लो उसको साथ साथ कहीं पे। इसको कैसे करोगे, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ये मैंने ऐसे ही लर्न करा हुआ, इसके पीछे कोई मैंने ट्रिक नहीं बना रखी, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये ऐसे ही याद है। इसके बाद इनको कैसे करोगे, कोइनेज मेटल्स है ना ये, इसको कैसे याद रखोगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सबसे सस्ता कॉपर, फिर सिल्वर, सबसे महंगा गोल्ड, सबसे महंगा वो नीचे आएगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसको कैसे करोगे, 7, 8, 9, 10, ये आई थिंक 4 to 12 ग्रुप होगा, एक बार चेक कर लेना। जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये भी मैंने ऐसे ही करा हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने क्या कर रखा है बच्चे, ऐसे ही कर रखा है, तो तुम लोग कर लेना। अगर फिर बोल रही हूँ, अगर कोई कर रखी है तो वैसे ही चलना, मुझे मेरी वाली निमोनिक को फॉलो मत करना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाती है और तो कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो आई थिंक ये क्लियर हो गया, है ना। उसके बाद बच्चे हम देखेंगे इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन बच्चे, N-1 D
1 to 10 NS0 to 2। क्या लिखा मैंने? n-1 D 1 to 10। अब n क्या हो सकता है तुम्हारा? n तुम्हारा 4 भी हो सकता है, n तुम्हारा 5 भी हो सकता है, और n तुम्हारा 6 भी हो सकता है। ठीक है, ns में तो या तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, 0 से 2 के बीच में आएंगे, और डी वाले में 1 to 10 आएंगे। डी में क्या आएंगे? 1 to 2 आएंगे। या एक काम करो, इसको ऐसे करो ना, 0 to 2 क्यों आएंगे? 1 to 2। 1 to 2 वो तो एक्सेप्शन है, वैसे हम NS2 दो तो रखते ही हैं, वैसे तो हम रखते ही हैं। ठीक है, तो ये NS क्या है बच्चे तुम्हारा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। ये क्या बच्चे? पेनल्टीमेट, इनको बोलते हैं डी वालों को पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, अगर एफ वाले आ जाते हैं, n-2 आ जाता है, तो उनको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। उनको क्या बोलते हैं बच्चे? एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है, तो ठीक है, अभी देख लेते हैं दोबारा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है हमें सबकी, तो कैसे करेंगे? वैसे तो आई होप कि आप घर से करके आए होंगे। ट्राई किया था क्या सबने? लिख के देखी थी क्या सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या बच्चे, किसको? शालिनी आप किसकी बात कर रहे हो? अंदर की तरफ है ना, वैलेंस बाहर की तरफ, उससे अंदर वाले को पेनल्टीमेट, उससे ज्यादा अंदर हो गए ऑर्बिटल तो उसको बोलते हैं हम पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, देखो इधर देखो, स्कैंडियम, देखो इधर, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद क्या पहन लिया उसने? निक्कर, कुर्ता, जीन्स। ठीक है जी, चलो अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखो, एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। राइट? ठीक है, ये वाली बात ठीक है ना? ओके, तो अभी देखो 21 है, और आपको पता है, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 1s2 2s2 2p नहीं, आपको क्या करना है? आर्गन पहले ही लिख दो। ठीक है, तुम्हें पता है आर्गन का क्या होता है? 18 एटॉमिक नंबर होते हैं, तो आर्गन को आप पहले दिखा दो, नोबल गैस को। उसके बाद देखो कितने हुए? 3 हुए, तो किसमें भरूं पहले? किसमें इलेक्ट्रॉन फिल करूं, बताओ? 3D में। हाँ देखो ना, 3D में क्या होगा? 3 + 2 5, और 4s में क्या होगा? 4 + 0। तो हम किसमें भरते हैं? n+l के अकॉर्डिंग देखो ना। लोअर एनर्जी किसकी है? इसकी है, और ऑफ वो कहता है पहले कहाँ पे जाता है इलेक्ट्रॉन, बताओ? ऑफ वो क्या कहता है, पहले कहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन बच्चे? एस में जाता है। ठीक है, तो 4s2 20, और जो बाकी एक बचा वो ऐसे, लेकिन क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है तो मैंने इसको लास्ट में दिखा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे चलूं? बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? बताओ, बोलो बेटा। चलो फिर क्या है? 22, अब अपने आप करना शुरू कर दो। 3d2 4s2, 3d3 4s3, ओ सॉरी 4s2, आई एम सो सॉरी। ये क्या है? 3d4 4s1, है ना? ये क्या है बताओ? 3d5 4s2। ये क्या हो जाएगा? 3d6 4s2, है ना? ये क्या हो जाएगा? 3d7 4s2। इसको ऊपर लिख दो, ये क्या हो जाएगा? 3d8 4s2। ऊपर क्या हो जाएगा? 3d9 4s2। जिंक क्या हो जाएगा बच्चे? 3d10 4s2, है ना? यही हो जाएगा। एक मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर लूं, एक मिनट दो मुझे। पेन, ओके। हाँ, एक्सेप्शन है, तभी मैंने अभी लिखूंगी मैं यहाँ पे। देखो, ये देखो, इसको ना ऐसे हाईलाइट कर लो। क्यों हाईलाइट कर लो? क्योंकि ये क्या है? तुम्हारे एक्सेप्शन है। ये क्या है? एक्सेप्शन है। शाबाश, सबको पता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल साहिबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये एक्सेप्शन ही होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, कहाँ लिखूं मैं? कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देती हूँ, है ना? यहाँ लिख देती हूँ मैं। देखो, ओके, तो क्या है? 3d4s, किसकी बात कर रही हूँ मैं? क्रोमियम की बात कर रही हूँ। 3d4 4s1, है ना? अभी ना
आपको डी ब्लॉक एलिमेंट में जब तक ये चैप्टर चल रहा है ना, आपको ध्यान रखना है कि जो एनर्जी डिफरेंस है, लिख लो कहीं पे, जो एनर्जी डिफरेंस है बच्चे, लिखो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 4S इज वेरी स्मॉल, तो मत लिखना, स्मॉल लिख देना, ठीक है। जो एनर्जी डिफरेंस है बच्चे 3D और 4S उनके बीच में, और वाइटल के बीच में, वो काफी कम है। और कम होने की वजह से क्या होता है कि जो डी का एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक्साइट होके कहाँ जा सकता है बच्चे, कहाँ जा सकता है बताओ? 4S। ऐसे था ना, ये था ना 3D 4S2, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ जा सकता है? एक सेकेंड, मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ कुछ गलत कर देगा, 24 होता है ना, 18 19 20, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत लिख रही थी। देखो 3D4 4S2 करते हो, लेकिन ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी डिफरेंस होता है 3D और 4S के बीच में, वो कम होता है। कम होने की वजह से क्या होता है कि 4S का एक इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में जा सकता है, ठीक है। इससे होगा क्या, ऐसा हो क्यों रहा है, इसका एक्सचेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है डी में, आपको पता है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और आपको पता है फुल्ली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन अगर किसी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन भी हो रही है तो वो ज्यादा स्टेबल होती है। क्योंकि ये हाफ फील्ड की वजह से ज्यादा स्टेबल हो रही है, तो इजिली जो है इनका एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। ये क्यों हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख लो, ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमियम, ठीक है। ड्यू टू, नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते आप रीति, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते, ये इसका रीजन नहीं होगा, इसका होगा ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पे लिख लो, स्टेबिलिटी की जगह ठीक करके, ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बच्चे सब में ही है, ठीक है। उसके बाद जो आपका कॉपर है, कॉपर में भी सेम चीज है। कॉपर में अभी मैंने आपको बताया 3D9 4S2, 3D9 4S2, वही एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से क्या होता है, देखो ना 3D10 4S1। रीजन क्यों क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि डी में देखो ना 10 इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है तो क्या होगा, स्टेबल होगा, बताओ हाँ या ना? यस मैम। फुल्ली फिल्ड है तो स्टेबल होगा, तो आप लिख सकते हो। वैसे नहीं पूछा जाता इतना, हो सकता है उसमें पूछ ले आपके सीबीएसई वाले एग्जाम में, क्योंकि तुम्हारे एमसीक्यू आएंगे ना, हो सकता है उसमें पूछ ले, लेकिन कॉम्पिटिटिव में नहीं आता है ना, क्योंकि ये तो हम बहुत पहले ही पढ़ लेते हैं, 11th में आई थिंक पढ़ लेते हैं। बस ये ध्यान रखना, ड्यू टू हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्रोमियम और कॉपर की ये होती है, ठीक है। ओके, मेन तो इसकी यही एक्सेप्शन आपको ध्यान रखनी है। वैसे और भी होते हैं जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, उनकी और भी एक्सेप्शन होती है, लेकिन वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी फॉर जनरल नॉलेज अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, वहां पे जिसके ऊपर स्टार बना होता है ना, उसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन है, लेकिन आपको इतना नहीं जाना। आप सिर्फ मेन ये ध्यान रखो, स्कैंडियम से जिंक के बीच में क्रोमियम और कॉपर की एक्सेप्शन है, बाकी सारा जैसे हम फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन वैसे, ठीक है। ओके अकॉर्डिंग ही हम फिल करते हैं, क्योंकि ऑफबो क्या कहता था, ऑफबो प्रिंसिपल, पहले लोअर एनर्जी वाले फिल होंगे, और हम कैसे डिसाइड करते थे लोअर एनर्जी किसकी होगी, n+l वैल्यू से हम देखते थे, याद है ना सबको, n+l वैल्यू से देखते थे, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है बच्चा ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि हम ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने सिंपल देखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा कि पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन कहाँ होती है, बस यही देखा। अब ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है तो वो भी पता होना जरूरी है आपको। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट whose atom in ground state or ion in one of the common oxidation state has incomplete d subshell, or you can say partially filled, that is electron between 1 to 9। देखो ये वाली जो डेफिनेशन है ना, दिखने में जितनी इजी है ना, देखने में जितनी इजी है ना, उतना बच्चे गलती करते हो। मैंने खुद देखा है स्टूडेंट्स को, उतने ही स्टूडेंट्स जो है गड़बड़ करते हैं इसमें। उनको डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, समझ भी जाते हैं कि डी सबशेल में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है। वो दिक्कत कहाँ करते हैं, वो यहाँ पे करते हैं कि मैम ये क्या मतलब है, कि मैम ये क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है, लेकिन आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए कि क्या है। जैसे देखो मैं समझाती हूँ आपको, देखो जैसे कॉपर है, जैसे बच्चे कॉपर है ना,
कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चे? 4s1 3d10, यही होती है ना, अभी हमने देखा यस यही। मैम। या इसको अगर आपको बिल्कुल ठीक लिखना तो ऐसे लिखो, कहीं फिर आपको मैं माप पहले तो 4s लिखते हो कभी 3d, तो ऐसे लिख लो 3d10 4s1। ठीक है, आर्गन को मैं बार बार नहीं दिखा रही हूँ, वंडरस्टूड है। तो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला कि इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए, तो यहाँ तो क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो इस डेफिनेशन जो ये 2 लाइनें लिखी हुई है लास्ट की, उसके अकॉर्डिंग कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं होना यस। चाहिए। लेकिन यहाँ पे पढ़ो बच्चे, यही गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर ये क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड स्टेट में मतलब किसी अपने आयंस की फॉर्म में नहीं है ना, सिंपल अपने ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है ये, कोई आपने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है इसमें से। ठीक है, ओके। वो कह रहे हैं और आयन इन वन ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको पता हो तो कॉपर 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कॉपर +1 और बच्चे कॉपर +2, कॉपर +1 कॉपर +2। अगर मैं कॉपर +1 का वो लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा, कहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चे? आउटर मोस्ट शेल से निकलता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो लूजली बाउंड होता है। तो कहां से निकालू मैं? एस से निकालू। यस मैम। ठीक है, और दूसरा कहां से निकलेगा? अगर एक और निकालना हो तो वो फिर डी में से ही निकलेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखो जो कॉपर +2 है, अब इसको आप बोलोगे ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलोगे बच्चे? ट्रांजिशन एलिमेंट। इसीलिए कॉपर को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि कॉपर है ही ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, आप इस बात से जज नहीं कर सकते किसी उसको मेटल को कि ग्राउंड स्टेट में क्या है। अगर ग्राउंड स्टेट में फुल्ली फिल्ड है तो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो, क्या वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, तो फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है जी, हाँ या ना? बोलो बोलो बच्चा। यस मैम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं बेटा जिंक की, कैडमियम की और मरकरी की, ये कैसे प्राणी है? ये कैसे प्राणी है? क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? नो मैम। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ना, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d10, इसकी क्या हो जाएगी 5s2 4d10, वेरी गुड। और इसकी क्या हो जाएगी 6s2 5d10, है ना? वैसे ना तो ये ग्राउंड स्टेट में है और ना ही ये किस में होंगे, अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जिंक कैडमियम मरकरी की +2 होती है। अगर आप +2 में भी बच्चे आप बात करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन s वाले में से निकल जाएंगे, फिर भी डी क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो यानी कि जिंक कैडमियम मरकरी जो है वो क्या है बच्चे, क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट से बहुत अलग होती है। चाहे हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के देख लें, चाहे हम कलर की बात कर लें, है ना, चाहे हम सॉफ्ट और हार्ड, सॉफ्टनेस और हार्डनेस की बात करें, हर चीज में जिंक कैडमियम मरकरी जो है बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग है। लेकिन फिर भी हम उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखते हैं। देखो ना यहाँ पे देखो, फिर भी हम इनको यहाँ रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि ये सीरीज के बिल्कुल एंड में आते हैं। ध्यान से देखो, क्योंकि सीरीज के बिल्कुल एंड में आते हैं, तो इसीलिए हम ना वो इनको इनके साथ ही रख देते हैं, इनको इनके साथ में ही पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या जिंक कैडमियम मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो आंसर इज नो, नहीं है। इतना क्लियर हो गया सबको? मैम। तो बच्चा, हाँ मैम कॉपर नहीं होगा, लेकिन कॉपर +2 होगा। हाँ, आपको क्या बोला आकृति, एक बार डेफिनेशन तुम सारे फिर से देखो। ए ट्रांजिशन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट हुज एटम इन ग्राउंड स्टेट और आयन इन वन ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो ग्राउंड स्टेट में हो, अगर वहां पे नहीं मिलता आपको तो फिर उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करो। अगर उसकी किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके डी सबशेल में डी सबशेल पार्शियली फिल्ड है, तो आप उसको कंसिडर करोगे एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, हाँ जी, ठीक है सबको? आज बच्चे देखना कितने कम आए हैं, सिर्फ 12 बच्चे आए हैं क्लास में। चलो ठीक है, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स के भी हैं क्या? उसके बाद है बच्चे जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चलो आ जाओ जी, इस पे आ जाओ। ओके, तो आपके पास क्या है, फर्स्ट जो है वो आता है बच्चे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ये आपको पता है कि आप ये वाली चीज जो है नाइन्थ में तो नहीं, 10th में पढ़ लेते हैं।
10th में ना जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो पता लगने आपको स्टार्ट हो जाती है कि ट्रेंड क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है ना। फिर 11th में दोबारा पढ़ते हो, है ना, फिर 12th में दोबारा पढ़ते हो, और फिर डी ब्लॉक में भी आ जाता है ना। तो ये पीछा नहीं छोड़ता है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ये वाले ट्रेंड नहीं छोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रेंड्स देखना है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई हमें स्टडी करना है। आयनिक मतलब, आयनिक मतलब क्या है, वो अपने किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आयनिक को, एटॉमिक को, रीजन विल रिमेन सेम, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो देखो पहले ना ध्यान से देख लो, ये वाली क्या है, 3D है, 4D है और 5D। मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिखा रखा है ताकि आप समझो कि एक्चुअल में चीजें हो कैसे भी है। तो अगर बच्चे मैं एक 3D को पकड़ लूं तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि जैसे जैसे ये देखो, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो तो ये आयनिक रेडियाई कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, फिर देखो एकदम से बीच में कांस्टेंट हो गई, देख पा रहे हो, बीच में कांस्टेंट हो गई, फिर एकदम से बढ़ गई, देख पा रहे हो क्या। कोबाल्ट, निकल, कॉपर के केस में ऑलमोस्ट सेम है, फिर देखो जिंक में बढ़ गई एकदम से। क्या सबको दिखाई दे रहा है, क्या सब देख पा रहे हैं, शाबाश। तो देखो ऐसा हो क्यों रहा है, इसको हमें समझना है। ये देखो यहाँ पे मैंने ना एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखा हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा लिखा हुआ है, आपको इसको रट्टा नहीं मारना, सिर्फ देखो कि क्या हो रहा है। कम हो रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर एकदम से बढ़ गया। तो हमें इन तीनों के रीजन ढूंढना है, पहले कम क्यों हो रहा है, फिर कांस्टेंट क्यों हो रहा है, फिर एकदम से इंक्रीज क्यों हो रहा है। तो बेसिकली बच्चे आपको देखना है, 3 रीजन देखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है। देखो लेफ्ट टू राइट आपको पता है, आपको पता है बच्चे लेफ्ट टू राइट कैसे चलता है ट्रेंड, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिक्रीज क्यों हो रहा है। देखो ये वाली चीज तो आप 11th में भी पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, इतना आप सब पढ़ के आए हैं। डिक्रीज क्यों होती है बताओ, डिक्रीज क्यों होती है बताओ। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उससे क्या होगा बेटा, क्या होता है उससे, ये तो तुम रट्टा मार लेते हो मैम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेटा उससे होता क्या, ये तो बताओ ना। देखो इधर, यहाँ पे देखो, मैम वो हाँ हाँ बोलो बोलो अंकित। मैम उतना नहीं पता मैम, शायद वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते ना, तो वो संभाल नहीं पाता, तो उसे वो करीब बुला लेता, अपने पास बुला लेता, ताकि उसकी रेडियस कम हो जाती है। देखो हाँ ठीक है, देखो इसका 21 है एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम का 22 है, 23, तो आपको पता है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना। और आपको पता है एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, ठीक है। और आपको पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि 21 स्कैंडियम का न्यूक्लियर चार्ज है, और टाइटेनियम 22 जो है टाइटेनियम का न्यूक्लियर चार्ज है। तो बच्चे जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, मान लो डी में ही हो रहा है ना, क्योंकि 4s में तो दो दो ही है ना। तो डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। तो इससे होगा क्या, अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आप बोलते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो बच्चे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जेड माइनस एस। जेड क्या है आपका न्यूक्लियर चार्ज है, माइनस ये क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन दोनों को जो माइनस करके आता है ना, वो होता है आपका इफेक्टिव, मतलब कितना एक्चुअल में जो है न्यूक्लियस जो है चार्ज फील कर रहा है, जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, कितना वो एक्चुअल में वो चार्ज फील कर रहा है, उसको हम इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। सब कुछ माइनस। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल को स्क्रीन करे हुए हैं, कितने उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज में से वो वाली टर्म माइनस करके हम एक्चुअल निकालते हैं कि कितना न्यूक्लियर, कितना एक्चुअल में वो चार्ज फील कर रहा है, ठीक है। तो एक बात देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लेफ्ट टू राइट हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है बच्चे। तो अगर, और सेम शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और मैंने आपको और पता नहीं कोऑर्डिनेशन में बताया था शायद, न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को जो पुल करने की टेंडेंसी होगी वो ज्यादा होगी, या और आई कैन से कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज लार्ज। बोलो हाँ या ना। yes, ये चीज होगी, ये चीज तुम 11th में ही पढ़ लेते हो, इवन 9th में ही पढ़ लेते हो, 10th में पढ़ लेते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो पुल करके रखता है इलेक्ट्रॉन को, है ना, फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, पुल करेगा, और पुल की वजह से क्या होगी, जो
अब आपको बाहर की तरफ दिख रहे थे शेल, वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो आप ये देख पा रहे हो बच्चे 162 से 47, 147, 134, 127, तो इस ये रीजन क्या है, सेम, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये हो रहा है। तो आप बोल सकते हो साइज डिक्रीज, पहला रीजन बता रही हूँ, साइज डिक्रीज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो बच्चे, जैसे आकृति ने जो कहा है, इम्परफेक्ट शील्डिंग, क्योंकि आपको पता है एस की सबसे ज्यादा शील्डिंग होती है, फिर पी की, फिर डी की, एफ की। तो डी वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज्यादा शील्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो मतलब जो एक्चुअल चार्ज वो फेल्ट कर पा रहा है वो ज्यादा हो जाता है ना। इसकी वजह से जो है उसको उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, फिर साइज डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो था रीजन इसका। लेकिन सेकंड में देखो ना, सेकंड फेज में क्या हो रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट हो रहा है, देखो ना कांस्टेंट हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनो। अभी यहाँ पे देखो बच्चे, क्रोमियम में D5 है इलेक्ट्रॉन, है ना, इसमें भी क्या है, D5 है, इसमें क्या है, D6 है, फिर इसमें D7 है, इसमें D8 है, D9 है। तो आप देख पा रहे हो डी इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो, 6 हुए, 7 हुए, 8 हुए, 9 हुए, देख पा रहे हो सारे। यस मैम। इससे होगा क्या, दो चीजें होंगी। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला तो फैक्टर काम कर ही कर रहा है। अब जो हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे इम्परफेक्ट शील्डिंग, जैसे कि इसने बोला, आकृति ने, अब वो कुछ ना कुछ पहले के कंपैरिजन में ज्यादा शील्ड करके रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। समझे मेरी बात को, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये साइज बिल्कुल ही कांस्टेंट हो गई, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर है ना, और जो शील्डिंग वाला फैक्टर है, वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं बच्चे, काउंटर बैलेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे, काउंटर बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपको साइज देखने को, जो आपको रेडियाई देखने को मिल रही है, वो क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, लिखो इफेक्ट ऑफ, देखो जितना मैं डी एंड एफ ब्लॉक को आपको कंसेप्चुअली समझा सकती हूँ उतनी कोशिश करूंगी, नहीं तो यहाँ पे रटने वाली बहुत चीजें हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स काउंटर बैलेंस ईच अदर, काउंटर बैलेंस ईच अदर। क्या ये बात मैंने सही लिखी है, जिसकी वजह से आपका रेडियाई जो है वो कांस्टेंट हो रहा है, बोलो बेटा। यस मैम। चलो, हाँ जी, 13 बच्चे हैं, समझ में आ गया बेटा। शीतल, शालिनी, सलोनी, साहिबा, अलका, अलका बच्चे आप लेट हो जाते हो हर बार बच्चे। अंकित, अंकिता, दिशा, कुमकुम, मैत्री, प्रेम, प्रेरणा, है ना। चलो ठीक है, अभी हम आते हैं हमारे इस वाले पॉइंट पे कि जिंक की एकदम से बढ़ गई है। देखो जिंक की रेडियाई क्यों बढ़ गई है, अभी क्या हो रहा है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कौन सा वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, कि जो डी शेल में इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऐसे देखो, सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपके शेल्स बने हुए हैं, सपोज ये डी वाला है और ये आपका आउटर मोस्ट शेल है, एस वाला, राइट, 4s और 3d दिखा रही हूँ। तो अब क्या है, डी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए। अब डी वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने की वजह से क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी तो होती है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, रिपल्शन होती है, और एक दूसरे को जैसे ही रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है बच्चे, इस वजह से क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से एकदम से जिंक का साइज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वाला फैक्टर डोमिनेंट कर गया बच्चे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला फैक्टर डोमिनेंट कर गया। तो लिख सकते हो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड, ठीक है। तो यही रीजन है कि डी वाले का, सॉरी जिंक वाले का एकदम से बढ़ गया बच्चे। अब देखो ना अंकित, जिंक में डी में 10 आ गया ना इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ना तो शील्डिंग वाला फैक्टर डोमिनेंट कर रहा है, अब ना न्यूक्लियर चार्ज वाला, अब यहाँ पे कुछ और ही फैक्टर आ गया। अभी कह रहे हैं कि ना इन जो न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग वाले से भी ज्यादा जो फैक्टर डोमिनेंट कर रहा है, वहां पे क्या कर रहा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन डी शेल इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, तो उनके बीच में क्या होती है, धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाती है, और धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाती है तो क्या है, इसके रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चे, एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो जिंक है उसकी रेडियाई जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है।
रेडियाई क्या हो जाती है, और यही रीजन है कि इसका ग्राफ आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। जो ये ग्रीन वाला है ना, यही रीजन है इसका ग्राफ आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। समझे? यस मैम। ओके, चलो आगे चलो। उसके बाद बच्चे हमें करना है मेटेलिक करेक्टर। उसके बाद है, देखो ट्रेंड में ना अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले हमने एटॉमिक रेडियाई कर ली, मेटेलिक करेक्टर देखेंगे जिसमें हम मेटेलिक बॉन्ड देखेंगे, फिर हम आयनाइजेशन, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके चलेंगे और सारा हो जाएगा डीप लुक, है ना। चलो 1 मिनट रुको, कुछ रह तो नहीं गया ना तुम्हें बताना? हाँ ठीक है, ओके। देखो जी, अभी ना इसको समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो टिपिकली मेटेलिक इन नेचर होते हैं, या लिख दो टिपिकली मेटल्स होते हैं। ठीक है, टिपिकली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है, सारी इनकी मेटल वाली प्रॉपर्टी है, मेटेलिक क्लस्टर होते हैं, मेलिबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, इनमें सारी जो हम पढ़ते आते हैं लोअर क्लासेस में। अभी ना ध्यान से सुनो, आपने ना पढ़ा होगा कि जो आपके ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स है, यानी कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, वो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते थे उनको, याद है आपको? यस मैम। है ना, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते थे। मेटल क्यों बोलते थे बच्चे उनको? क्योंकि वो क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते थे, क्योंकि जो आपके ग्रुप 1 के थे उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था तो इजिली लूज कर देते थे, है ना। और जो ग्रुप 2 के हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते थे, है ना, इसलिए उनको मेटल बोलते थे, राइट। ऐसे ही बच्चे, अभी आपको याद होगा, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बता के आई? स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता के आई कि जो एनर्जी डिफरेंस है एस और डी ऑर्बिटल में, वो कम होता है। और क्योंकि एस और डी ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो डी के इलेक्ट्रॉन बच्चे, जो एन माइनस डी के इलेक्ट्रॉन थे वो, और जो एन एस इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों ही क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। दोनों ही क्या करते हैं बच्चे? पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यही रीजन है। पहली बात तो तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, मेटेलिक वाले केस में आता है बच्चे, मेटेलिक बॉन्ड का भी कंसेप्ट आता है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड का भी कंसेप्ट आता है। अभी मेटेलिक बॉन्ड क्या होते हैं? मतलब मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड बनने वाला है। वो बनेगा कैसे, कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो कैसे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बच्चे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे तुम खुद सोचो, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम का, मेटेलिक, सपोज ये सोडियम का लैटिस है, मतलब बेसिकली एक सोडियम तो नहीं होगा। अगर आपने लैब में सोडियम देखा है तो एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे सोडियम से मिलके ही बना होता है। देखा है ना, सबने सोडियम को देखा होगा लैब में, देखा ना। तो ऐसा तो नहीं है ना एक सोडियम का एटम हो, बहुत सारे सोडियम के एटम से मिला है, उसका लैटिस आप बोल सकते हो, उसको लैटिस। तो मान लो यहाँ पे बहुत सारे सोडियम एटम है बच्चे, उन न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के चारों तरफ तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन होता है। और मैं सपोज मान लेती हूँ कि ये वाला वैलेंस शेल है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। मैं सोडियम की बात करूं, अभी मैं एल्कली जो एल्कली मेटल है उसकी बात करूं, एक एक इलेक्ट्रॉन है सबके पास। ठीक है, देखो अभी होगा क्या बच्चे, आपको पता है ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये क्या करेगा? इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला इसको। आप देख पा रहे हो ये एक दूसरे को खींचने वाले हैं, समझ रहे हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन अलग अलग सोडियम एटम के बीच में ज्यादा है, क्योंकि खींचेंगे। अब खींचेंगे तभी तो बॉन्ड बनता है, समझे इस चीज को? अब जितना खींचेंगे, जितना स्ट्रोंगली खींचेंगे, तभी तो उसका स्ट्रोंग बॉन्ड बनेगा, तभी तो उसका स्ट्रोंग मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अच्छा, अगर आपने देखा हो लैब में, तो आप सोडियम को अगर बच्चे नाइफ से कट करते हो, नाइफ से कट करते हो तो इजीली कट हो जाता है। कभी करके देखा किसी ने? यस मैम। ओके, वो क्यों इजीली कट हो जाता है बच्चे? क्योंकि सोडियम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन के बीच में लड़ाइयां चल रही है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है और सारे जो है एक दूसरे को खींचे जा रहे हैं, है ना। तो बॉन्ड इतना ज्यादा, देखो ना, अगर मुझे किसी से दोस्ती करनी, अगर मैं ऐसे दोस्ती करूंगी, क्या हो जाएगी? क्या वो हो जाएगी? क्या वो पक्की नहीं होगी? है ही नहीं, उसको अच्छे से करनी पड़ेगी, ऐसे दोस्ती करनी पड़ेगी तभी, हाँ या ना। अगर किसी से हाथ मिला रहे हो, ऐसे ही हाथ मिलाते हो क्या? ऐसे हाथ मिलाते हो ना। तो अगर ऐसे मिलाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बॉन्ड वीक है, आके कोई तोड़ जाएगा, है ना। तो सोडियम के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से उनका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता बिटवीन सोडियम सोडियम एटम, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप उसको नाइफ से कट करते हो तो इजिली कट हो जाता है। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं,
वो आप कट नहीं कर सकते नाइफ से। रीजन क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो जितने ही ना, अभी मैंने कहा ना, देखो ना, NS से निकाल लोगे, एनर्जी डिफरेंस कम है तो दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों में से निकाल सकते हो, ठीक है। तो बच्चे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो फिर बॉन्डिंग भी कैसे होगी बताओ? समझ जाओ खुद, बॉन्डिंग कैसे होगी, स्ट्रॉन्ग होगी कि नहीं होगी बताओ? ठीक है ना, बोलो जल्दी बताओ। हाँ जी, कहाँ गए सारे बच्चे? 13 बच्चे, शाबाश। अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा अगर आप मुझसे ये पूछो मैम ये क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, एस वाला तो समझ में आता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक बात है। क्योंकि बच्चे जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना वो कम होती है, ठीक है। तो इसलिए जब आप एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना तो इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, इसलिए आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाते हैं। अब क्योंकि दोनों में एनर्जी डिफरेंस कम है तो भैया डी वाला भी आ जाता है पार्टिसिपेट करने बॉन्ड फॉर्मेशन में। चलो अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। देख पा रहे हो, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्डिंग ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, समझ गए? ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ, बच्चे बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ बच्चे, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, हाँ या ना? यस मैम। और उतना ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए, है ना? बोलो ना। Yes. हाँ, अगर उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इट मींस वो ज्यादा हार्ड है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगी आपको, अच्छा वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आ जाएगा। पहले ये समझो, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मेटेलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, तो आप ये बोलोगे कि मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा हार्ड होगा, और उतना ज्यादा हार्ड होगा तो उतने ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ बच्चे जिंक की, कैडमियम की, कलर चेंज, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे? सॉफ्ट होते हैं। रीजन क्या है सॉफ्ट होने का? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं होते हैं। अब नहीं होते हैं तो फिर ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर ये सॉफ्ट होते हैं बाकियों के कंपैरिजन, ठीक है। चलो एजी एयू, नहीं इनके पास होते हैं ना बच्चे, क्या बोलते हैं, कॉपर का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन इसके पास 4s1 होता है ना बच्चे। ऐसी सिल्वर के पास 5s1 होता है, इनके पास तो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा अभी आओ यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। देखो ये सिंपल है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अभी मैंने आपको बताया, आप लिख भी सकते हो। जो मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो ये डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है हार्ड होगा, अगर हार्ड होगा तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए या बॉइल करने के लिए। तो आप लिख सकते हो, लिखो सारे बच्चे, स्ट्रॉन्ग metallic bond between the atoms of these elements are responsible for high melting and boiling point, ठीक है। फिर लिखो 10 दे हैव, लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 दे हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये क्या होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? क्या होता है? लिखो ब्रैकेट में, हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द metal lattice into free atom। समझे इस लाइन का मतलब?
अगर मान लो सोडियम का अच्छा खासा सोडियम का एलिमेंट, जो सोडियम का एटम मिलके लैटिस बनाया हुआ है, लैटिस क्या होता है ये आप वहां पढ़ते हो सॉलिड स्टेट में, लेकिन अभी तो आपके सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया तो नहीं करवाया होगा टीचर ने। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे लैटिस, ये होता है आपका, मैं आपको दिखा थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। देखो ये आपके होता है यूनिट सेल होता है, ठीक है, किसी भी आप देख सकते हो, सोडियम का देख लो, किसी का भी देख लो, कोई भी ट्रांजिशन मेटल का देख लो, जब आप इसको हर डायरेक्शन में रिपीट करोगे ना तो पूरा क्या बन जाता है, लैटिस बन जाता है। तो बहुत सारे जो सोडियम एटम को अरेंज किया गया है 3D में वो लैटिस होता है, ठीक है। तो जितना लैटिस बच्चे आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल में आपको पता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वो हार्ड होंगे, अगर हार्ड होंगे तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और उनकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसके मेटल लैटिस को उसके फ्री एटम्स में ब्रेक करने के लिए, ठीक है जी, बोलो। हाँ लैटिस इन लैटिस इनके बाद क्या लिखा है आपने? कहाँ, अच्छा लैटिस इनटू फ्री एटम बच्चे, लैटिस इनटू फ्री एटम, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चे, देखो ना ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये तो लिखने वाला तो सब लिख लोगे, यहाँ देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा। देखो ये क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है, ये एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो टंगस्टन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, तो आपको ये पॉइंट नोट करना है, जल्दी से स्टार लगा के लिखो। इस ग्राफ से क्या दिख रहा है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा, जल्दी से स्टार बना के लिखो। यहाँ से आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो रही है बेसिकली, जितनी भी चीजें भी मैंने बताई है ना वहीं से क्वेश्चन बन के आना है, कुछ अलग से नहीं आने वाला, ठीक है। पहले लिख लिया टंगस्टन है। अभी देखो नीचे देखो कैसा ग्राफ आ रहा है, ऐसे पहाड़ जैसा ग्राफ आ रहा है। देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, लेकिन फिर एकदम से मैग्नीज पे क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, देख पा रहे हो। फिर एकदम से आयरन से बढ़ा, फिर और ऐसे ऊपर गया, फिर जैसे यहाँ पे जिंक आएगा ना, यहाँ पे जिंक आपको शो नहीं हो रहा ग्राफ में, लेकिन जिंक अंदर की तरफ है, मतलब छुपा हुआ है, और जिंक पे आते आते कम हो जाएगा। यानी कि आपको क्या दिखा, क्या दिखा, एक तो टंगस्टन का सबसे ज्यादा होता है पहली चीज। अगर मैं 3D सीरीज में बात करूं तो जिंक का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कम होता है। क्यों होता है कम, पता है आपको, क्योंकि सॉफ्ट होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन भी अगर आपको देख सकते हो, तो देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या मैग्नीज है, और यहाँ पे देखो टेक्टिनियम, इनमें डिप आया हुआ है, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, मैग्नीज और टेक्टिनियम में डिप आया हुआ है ग्राफ में, देख पा रहे हो सारे। ऐसा क्यों है, अभी आपको ये बोलना चाहिए कि मैं मैग्नीज में तो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 3d5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टेक्टिनियम में भी इतना है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसके तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम से भी ज्यादा है ना, या बोलोगे आप कि आयरन से भी ज्यादा है। फिर उसके ग्राफ में डिप क्यों आ रहा है, डिप क्यों आ रहा है, डिप इस वजह से आ रहा है बच्चे, क्योंकि इसमें क्या है, डी वाली जो आपकी शेल है उसमें क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो हाफ फील्ड है, और वो हाफ फील्ड है तो भैया वो इतने ज्यादा शेयरिंग करने पे बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं मैं स्टेबल हूं, मेरे को किसी और के साथ बॉन्ड बनाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपकी एनसीईआरटी में इसका रीजन नहीं दे रखा, मैं फिर बोल रही हूँ, किसी आप दूसरी बुक में देखोगे तो इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होगी मैग्नीज और टेक्टिनियम में, क्योंकि इसकी हाफ फील्ड, क्योंकि इनऑर्गेनिक के चैप्टर ही ऐसे होते हैं, मेरी बात सुनो, इनऑर्गेनिक के चैप्टर ही ऐसे होते हैं, स्पेशली डीएनएफ ब्लॉक, या आप कोई और पी ब्लॉक उठा के देखो, बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो रीजन कम से कम दे रखा होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद भी करवाती जा रही हूँ, ताकि जब आप पढ़ो ना आपको समझ में आ जाए। मैम ने ये ग्राफ में ये एक्सेप्शन बताई थी। तो मैग्नीज और टेक्टिनियम में बच्चे आप ऐसे ध्यान रखेंगे, आपको इस वाले को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि डी वाली ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वो ऑलरेडी हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, अगर है तो वो दोस्ती करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए जो है मैग्नीज का जो ग्राफ में जो डिप आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है, जो मैंने आपको बताया। मैग्नीज और टेक्टिनियम आप ध्यान रखेंगे बच्चे, क्या है, क्या है, उनका एक्सेप्शनली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, किसके कंपैरिजन में, आयरन से भी और क्रोमियम से भी, आयरन से भी बच्चे, क्रोमियम से भी, ठीक है, समझ गए बच्चा, बोलो। मैम बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा ना?
हाँ, बोन फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, ग्राफ फिर नीचे की तरफ आएगा। देख पा रहे हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, फिर मैग्नीशियम मैग्नीशियम कह रही हूँ, मैग्नीज एक्सेप्शन था, लेकिन आयरन कोबाल्ट निकल जाओगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, इसलिए ग्राफ ऐसे आ रहा है। देख पा रहे हो, पहाड़ जैसे, पहले गया ऊपर फिर नीचे। समझ रहे हो? जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, फिर क्या होगा, बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, मेटेलिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, एक तो टंगस्टन वाला ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरा, मैग्नीज और टेक्टिनियम का ग्राफ में ऐसा डिप क्यों है। तीसरी चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है वो सॉफ्ट होते हैं और उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, प्लस हैव लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्यों होता है, रीजन तुम बता दोगे, फुल्ली फिल्ड कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे बच्चे मैंने लिखा भी हुआ, देखो जिंक की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लोएस्ट होती है। और ये वाला पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे बच्चा, ये वाला पॉइंट जरूर मेंशन करेंगे कि मेंबर ऑफ 4D 5D सीरीज हैज मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग। ये आपके एनसीईआरटी में लिख के छोड़ दिया गया है, ये आपके एनसीईआरटी में लिख के छोड़ दिया गया है। इसका मतलब मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। जैसे जैसे आप 3D से 4D में जाओगे, 4D से 5D में जाओगे, क्या वहां पे एफ ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट हो जाएंगे? बस इसका जवाब दे दो, हाँ या ना। बोलो क्या पूछा आपने? मैंने ये बोला, क्वेश्चन देखो, मतलब जो मैंने रीजनिंग लिखी है ना, ये वाली ध्यान से देखो बच्चा, ये वाली जो रीजनिंग लिखी है, ये वाली, इसको एक्सप्लेन करना है हमें। ये एनसीईआरटी में लिख के छोड़ रखा है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। बेटर, हाँ एक और चीज, अगर आप इस चैप्टर के नोट्स नहीं बनाना चाह रहे ना, तो मैं कहूंगी नहीं बनाओ, मैं कहूंगी नहीं बनाओ। क्यों नहीं बनाओ, इससे बेटर ऐसा करो, मेरे नोट्स ले लेना। मैंने भी, अगर आप देख रहे हो, मैंने बहुत छोटा छोटा, बहुत कम कम लिख रही हूँ। अगर आप नोटिस कर रहे हो आज के लेक्चर में, मैं बहुत कम कम लिख रही हूँ, मेन मेन चीजें आपको बता रही हूँ। तो आपको भी ऐसे करना है, नोट्स देख लो और एनसीईआरटी खोल के बैठो, और जो जो पॉइंट मैं बताती जा रही हूँ ना, एनसीईआरटी की थोरो रीडिंग लो, और क्या करो, उसमें जो मैं आपको एक्सेप्शन बताती जा रही हूँ उसको हाईलाइट कर लो, बस खत्म चैप्टर। ज्यादा है ही नहीं इस चैप्टर में, कुछ नहीं करना, जितना मैं करा रही हूँ उससे आपको बाहर नहीं जाना है। और जो मैं क्वेश्चंस दूंगी उसमें जो आपको अलग अलग क्वेश्चन लगे, मान लो सपोज ऐसी 2-4 चीजें होंगी जो मैंने यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाई, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, तो वो आपको असाइनमेंट में मिलेंगी चीजें, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। 2-4 चीजें वो होती है, हमेशा ही होंगी वो, जब भी आपको कोई टीचर कराता है तो आपको असाइनमेंट में कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं जो क्लास में डिस्कस नहीं हुए। ठीक है, तो बस अगर आपने वो कर लिए ना बच्चे, अगर आपने ये वाला पढ़ लिया और क्वेश्चंस कर लिए ना, क्वेश्चन चाहे कहीं से आ जाए, जेई मेन का आ जाए क्वेश्चन, आपका नीट का आ जाए, सीयूईटी का आ जाए, सारा उड़ा के आओ। ठीक है, अभी चलो इसको समझते हैं कि 4D 5D सीरीज की मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग क्यों होती है। अभी ध्यान से सुनो, मैंने बोला था आकृति कि जैसे आप 3D से 4D में आओगे, 4D से 5D सीरीज, 4D से 5D में आओगे, तो क्या होगा, क्या एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट हो जाएंगे, हाँ या ना, होंगे ना, बताओ, अरे बताओ ना। एफ वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, नीचे जाओगे तो एफ भी तो आएगी ना, एफ भी तो आएगी ना। चलो, एफ में आने से होगा क्या बच्चे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो जो वो पहले इलेक्ट्रॉन पे पुल लग रहा था, जो मैंने वो सोडियम का बना के दिखाया था छोटू सा लैटिस, ऐसी अगर मैं इनके दिखाऊं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल लगाएंगे, और अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल लगाएंगे तो इसलिए बोला है कि 4D 5D सीरीज में ज्यादा फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग, बहुत ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना टंगस्टन के ना क्या बोलते हैं, टंगस्टन का अगर आप वो देखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, 6 तक चली जाती है। रीजन यही है कि ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग हो जाती है उनमें। ठीक है, तो 4D 5D सीरीज में ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। इसका रीजन नहीं दे रखा, तुम ये लिख लेना बस ब्रैकेट में, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, या ये लिख देना ड्यू टू इंटरवीनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इंटरवीनिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जो अट्रैक्शन होगी आपके मेटल और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में वो ज्यादा होगी, और इसकी वजह से जो 4D 5D सीरीज के आपके जो मेंबर होते हैं उसमें मोर फ्रीक्वेंट मेटल बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ देखो टंगस्टन वाला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिंक कैडमियम मरकरी सॉफ्ट होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्लियर है इतना सबको? जल्दी कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं आगे चलूं।
ठीक है, इजी लग रहा है चैप्टर, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा ना अभी तक? चलो, लगना भी नहीं चाहिए, लगेगा भी नहीं, क्लास में ही लर्न हो जाएंगी। आप खुद फील करोगे कि जितना भी हम अगर 4 लेक्चर, इसमें 4 लेक्चर लगाते हैं 5, आपको खुद लगेगा कि मैम ने क्लास में ही हमें लर्न करवा दिया। बस आपको घर जाके 15-20 मिनट देखना है इस चैप्टर को, बस, इससे ज्यादा मैं नहीं कहती है। और क्वेश्चन कर लेना, फिर तो बढ़िया मचे ही मचे हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन तो आपको हो ही गया होगा। इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? लिख लो ना, तुम बोलते नहीं हो ना, ड्यू टू। यस मैम, हो जाएगा क्योंकि सॉफ्ट और लो मेल्टिंग पॉइंट है। हाँ जी, मैम ये सॉफ्ट है इस वजह से, और हाँ, मेन आपको ये रीजन देना आकृति। ठीक है, अब डेंसिटी का क्या होगा? डेंसिटी का ध्यान से देखना। डेंसिटी क्या होती है बच्चे? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं लेफ्ट टू राइट बेटा, तो लेफ्ट टू राइट जनरली आप क्या ट्रेंड देखते हो? लेफ्ट टू राइट आप देखते हो साइज डिक्रीज होता है, क्या यही देखते हो आप? क्या मैं साइज को वॉल्यूम भी बोल सकती हूँ? बोलो, बोलो बच्चा, क्या मैं साइज को वॉल्यूम भी बोल सकती हूँ? ठीक है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, हाँ या ना? बस इतना जवाब दे दो। यस मैम। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक्सेप्शन आ गए यहाँ पे, बट फॉर जिंक, जिंक के लिए हमने क्या कहा था? एकदम से साइज बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा था, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा था तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चा? डिक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जो आपका स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है, वैसे तो डेंसिटी डिक्रीज ही होगी लेफ्ट टू राइट, लेकिन सिर्फ जिंक ही ऐसा बंदा है, ऐसा प्राणी है जिसकी डेंसिटी क्या होगी? जिसकी डेंसिटी कम होगी। अदरवाइज लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीज होगी। रीजन? क्योंकि साइज डिक्रीज होता है। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। लिखना चाहते हो क्या? नहीं, लिखना तो क्या ही है, बस इतना याद रखो। जो भी आपके इनऑर्गेनिक के बच्चे चैप्टर होते हैं ना, उसमें ट्राई किया करो पैराग्राफ भरने से ज्यादा पॉइंट्स बनाया करो। अभी मैं आपको जब ऑक्सीडेशन स्टेट कराऊंगी ना, तो आप देखोगे मैंने पॉइंट्स ही बना रखे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, आयनाइजेशन एनर्जी रहता है ना अभी, कोई बात नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी को तो फिर बाद में ही देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें पता है ना? आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? कोई बताएगा क्या? आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चा? कोई बताएगा क्या? अरे बता दो, आयनाइजेशन एनर्जी तो हम 9th में पढ़ते हैं बेटा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज, हाँ, amount of energy required to remove most loosely bounded electron from the gaseous isolated atom, यही होता है, यही पढ़ते हो तुम। गैसियस एटम से जो आउटर, गैसियस एटम में जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? विच इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, 11th में तो ये आपके डेफिनेशन भी आती थी पेपर में। आपको इसमें मेन चीज क्या ध्यान रखनी है? गैसियस आइसोलेटेड, उसमें बोला जाता था, आपकी मैम बताती होंगी कि ये वर्ड अगर नहीं लिख के आए ना तो नंबर कटेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसकी आयनिक फॉर्म की बात नहीं कर रहे, हम आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं। ठीक है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी चाहिए वो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, अगर मैं बच्चे लेफ्ट टू राइट बात करूं, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा बच्चे? कौन बताएगा? लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। यस मैम। क्यों होगी? वही सेम फंडा, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हो रहा था ना, तो अब उसको वो पुल करके खींच रहा है, यानी कि अब इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा वैलेंस शेल से, क्योंकि भैया अब उस पे क्या लग रहा है? पुल लग रहा है न्यूक्लियस का, है ना? नहीं निकल पाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन ना हो? बताओ। नो मैम। इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये तो था सिंपल जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकालना ठीक है, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। जैसे आप सेकंड क्या बोलते हैं,
सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, थर्ड वाला निकालोगे तो भैया और ताकत देनी लगानी पड़ेगी आपको। तो ये तो हमेशा है, ये तो हमेशा है कि 3 वाली आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा मिलेगी आपको 2 से, और 2 वाली हमेशा ज्यादा मिलेगी 1 से। ठीक है, ये तो है जनरल, ये वाली बात तो हमेशा के लिए सही होती है। लेकिन अब जो मैंने आपको ये लेफ्ट टू राइट वाला फंडा बताया ना, इसमें भी कुछ ना कुछ पंगा है। आप अगर देख पा रहे हैं स्क्रीन पे तो देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की आपके सामने एक्सपेरिमेंटल डाटा लिखा। आपको इसको रट्टा नहीं मारना, पहली मेन चीज तो ये, आपको इसका रट्टा नहीं मारना है। आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, जिसपे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मैंने किस पे फोकस करा हुआ है बच्चे? क्रोमियम और क्रोमियम पे जिंक। और जिंक पे। मैंने किस पे करा हुआ है? क्रोमियम और जिंक पे। ठीक है, देखो ना, आपको दिख रहा होगा इरेगुलर ट्रेंड है सबका। देखो हर किसी में कुछ ना कुछ है। 631 से 650 हुआ, 656 से बढ़ना चाहिए था वेनेडियम का, लेकिन कम हो गया। और ये कहीं रीजन नहीं दे रखा, कहीं भी नहीं दे रखा, और आपको भी नहीं करना। इरेगुलर ट्रेंड है, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, फिर इसमें देखो क्रोमियम में बढ़ी लेकिन बहुत कम बढ़ा, क्रोमियम में इंक्रीज हुआ, बहुत कम इंक्रीज हुआ, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। फिर मैग्नीज का बढ़ गया, ठीक है, आयरन का बढ़ गया, ये भी ठीक है। कोबाल्ट में देखो फिर कम हो गई, निकल में फिर कम, कॉपर में फिर एकदम से बढ़ गई, जिंक में तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। देख पा रहे हो कैसे इरेगुलर ट्रेंड है। और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे पूछा जाएगा बच्चे क्रोमियम की और जिंक की वैल्यू, क्रोमियम में इतना चेंज क्यों नहीं आ रहा और जिंक में इतना ही चेंज, इतना ज्यादा चेंज क्यों आ रहा है, वो आपसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखो समझते हैं। अभी मैं एक्स्ट्रा मतलब थोड़ी 10 मिनट ले लूँ ना एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चे? नो मैम। चलो ध्यान से सुनो, मजा आएगा। क्रोमियम की ना इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें ना तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सोल्व हो जाएंगी। इसीलिए आप जाते हैं ना प्रैक्टिस कर लेना एक बार स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ताकि ये हो जाए कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी आ गई है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई ना, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं निकाल पाओगे, ना ही ये बता पाओगे कि ये वाला मेटल कलर है, कलर्ड है या कलरलेस। अब ये आगे पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बच्चे क्रोमियम की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3d5 4s1। जिंक की क्या होती है बच्चे? 4s2 3d10। एक काम करते, इसको ना मैं ऐसे नहीं लिखती, ठीक है, वैसे तो मर्जी आप लिख लो, है ना, ऐसे लिखती हूँ क्योंकि मेरी हैबिट ना ऐसे है लिखने की। ठीक है, आप देख लेना आप कैसे लिखते हो। ठीक है, तो ऐसा है ना। तो अभी देखो बच्चे, मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। फर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगी, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा बच्चे? एस वाले से। तो क्रोमियम प्लस किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? क्रोमियम की 3d5 होती है ना। अच्छा, ओके ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। कहाँ जा रहा है तुम्हारी मैम का आज? देखो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है क्या? बता दो। यस मैम। हाँ, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Yes, क्या ma'am. होगा? 4s से जाएगा, यानी कि 4s1 3d10। ये हो गया आपका जिंक प्लस। अब खुद देखो ध्यान से, क्रोमियम में, क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तुम्हें मिल गया भैया हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये चीज तो फेवर कर रही है। तो इसीलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा नहीं बढ़ी है, बिल्कुल थोड़ी सी 653 से 653 तक ही गई है। रीजन, क्योंकि भैया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, विच इज हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जिंक वाला भैया क्या है? जिंक वाला कह रहा है कि मुझे तो फुल्ली फिल्ड में से निकालना पड़ रहा है, मुझे तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए। देखो कितनी पहुंच गई उसकी, 906। कितनी पहुंच गई बच्चे? 906। तो चाहे जिंक हो बच्चे, चाहे कैडमियम हो, चाहे मरकरी हो, इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हाई ही होती है। रीजन लिखो, रीजन लिख लोगे, बिकॉज ऑफ द फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये वाली बात बोलो बेटा, यस मैम। क्या ये वाली बात ठीक है? चलो ठीक है, तो आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है, आपको क्रोमियम का पता होना चाहिए कि इतना कम इंक्रीज क्यों हो रहा है, जिंक का पता होना चाहिए कि एकदम से इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी तो वैसे ना और भी है इसकी एक्सेप्शन, मतलब टाइम हमारे पास है तो कर देते हैं। देखो बच्चे, मैम हाई के बाद क्या लिखा था आपने?
यहाँ पे slide में first ionization energy of these three elements is very high because of the fully filled configuration. ठीक है, अच्छा Okay. चलो यहाँ पे एक छोटी सी बात और कर लेते हैं. अगर बच्चे मैं वेनेडियम लिखती हूँ, क्रोमियम लिखती हूँ, एक सेकंड, अगर यहाँ मैं वेनेडियम लिखती हूँ, क्रोमियम लिखती हूँ और मैग्नीज लिखती हूँ, कहाँ आता है? स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री. तो अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? एक्सपेक्टेड यही Yes, होना ma'am. चाहिए, ठीक है. लेकिन अगर मैं बात करूं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, ये मैं बात करूं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो ऐसे ही होना चाहिए लेफ्ट टू राइट. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? ऐसा होता है. लेकिन एक्चुअल में हमें देखने को मिला बच्चे ऐसा. ऐसा क्यों है? कोई बता पाएगा? देखो कुछ नहीं करना, जब भी आयनाइजेशन एनर्जी वाला आ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो. इसका क्या होगा? 3d2 4s2 स्कैंडियम तेरी विदाई 3d3 4s2, है ना? इसका क्या होगा? अभी सिंपल लिखो, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अभी मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रही हूँ. इसका क्या होगा? 3d5 4s1 और इसका होगा 3d5 4s2, राइट? चलो अब इनमें से ना एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं. पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया? ये 3d3 4s1, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यहाँ से निकाला तो 3d5 बन गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, और यहाँ से निकाला बच्चे तो ये बन गया 3d5 4s1. ये तो थी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला. हमें क्या चाहिए? हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाले की. तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालो तो कहाँ से निकलेगा? ये 3d3 4s1 से निकलेगा, ये 3d5 से निकलेगा, यानी कि 3d4. और ये कहाँ से निकलेगा बच्चे? 4s1 से निकलेगा. अब आपको पता चल गया होगा क्रोमियम की क्यों याद है सेकंड वाली, क्योंकि आप सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हो? हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हो. जबकि मैग्नीज में आप कहाँ से निकाल रहे हो? 4s में से निकाल रहे हो. निकालने के बाद आपको क्या मिल रही है? हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है. इसीलिए होना तो मैग्नीज का ज्यादा चाहिए था, लेकिन है किसका बच्चे? है किसका? है किसका बच्चे? क्रोमियम का. ये वाला समझ में आ गया? जल्दी बताओ, बोलो बेटा, ये समझ में आ गया क्या? यस मैम. चलो अभी हम बात करते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज. ठीक है, कैसे समझेंगे? इसकी ज्यादा होगी या कम होगी? देखो मैग्नीज का क्या होता है? 3d5 4s2, है ना? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कहां से निकलेगा? 4s से, तो 3d5 4s1. दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कहां से निकलेगा बच्चे? 4s से. तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, कहां से निकलेगा बच्चे? 5 वाले से, तो क्या बन जाएगा? 3d4. तो अगर मैं आपको बोलूं आयनाइजेशन एनर्जी जो है मैग्नीज की वो हाई होगी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, क्या ये ठीक बोला मैंने? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीज इज वेरी हाई बिकॉज द थर्ड इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. बिकॉज थर्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड, अरे ये स्पेलिंग में बड़ा गड़बड़ होता है भाई. थर्ड इलेक्ट्रॉन has to be removed from half fill stable configuration. आपको नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत. ठीक है, फिर भी मैं कहूंगी कि जब आप नोट्स करो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेना, उस पे लगाते जाना. ठीक है, उस पे स्टार मार्क करके अंडरलाइन करते जाना कि मैम ने आज ये वाली चीजें बताई है. ठीक है, जो चीज लगे कि ये बहुत ही बकवास सी है वो खुद ही समझ जाना, इंपॉर्टेंट नहीं है. जो लगे बकवास सी है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी आपको लाइनें मिलेंगी जो ऊपर से जाएंगी आपकी, आज पढ़ के देखना. ठीक है, तो उसको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है वो. ठीक है. ओके, अब मुझे जल्दी से एक ये बता दो, Fe2+ से जब मैं Fe3+ में जाऊंगी तो उसकी जो बेसिकली थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या होगी? वो ज्यादा होगी या कम होगी? बस ये बता दो, फिर मैं छोड़ देती हूँ इस क्लास में. ज्यादा होगी. ज्यादा? पहले बेटा ऐसे मत किया करो ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना. Fe2+ की क्या होगी? यही होगी ना जो मैंने लिखा है. और Fe3+ की क्या होगी? 3d5. अब इसमें से आपको, ये मैं उसकी लिखी है मैंने, ये Fe2+ की लिखी है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी S से निकाल चुके हो, है ना?
अब एक इलेक्ट्रॉन आपको और निकालना है, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड तो वही होगी ना, आपको एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। तो देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही आपको हाफ फील्ड मिल रही है। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का जो चेंज है Fe2+ से Fe3+ में जाने के लिए वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे Fe2+ से तो हमें क्या मिल रहा है, वी गेट हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन विच इज D5, विच इज बच्चे D5। ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट और रह गए हैं। ठीक है, वो मैं फिर एक काम करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। एग्जैक्टली हाफ फील्ड, यस। ठीक है, तो हम जो बाकी का रह गया ना वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। आपको मैं बता देती हूँ, ये घर से करके आना, पता करके आना। ठीक है, क्या कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो 5D, वो हायर होती है देन 3D और 4D। ये चीज मैंने आपको बता दी है, आप बस इसके घर से रीजन ढूंढ के आएंगे कि ऐसा क्यों होती है, फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, यहीं से हम आगे चलेंगे। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे वगैरह वगैरह, जो भी सारी प्रॉपर्टीज रह गई हैं उसको जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, समझ गए?